Hello everyone, this is वेदांत सिंह ठाकुर. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं. क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज पार्ट 1. तो आज हम एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं जो आपकी बुक में दी हुई है. क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर, एवरीथिंग इसमें कवर हो जाएगा. हमने एक्सरसाइज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. तो पहला पार्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं. यहां पर दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, पेज नंबर 5. अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपनी जो बुक है आपकी उसका पेज नंबर 5 ओपन करना है. ठीक है, वहां पर दिया है कि आपको आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के. कैसे? ओरली. अब यहां पर ओरली का अर्थ क्या होता है? मौखिक तौर से ना, आप जो भी बोले हैं ना, बोलकर उत्तर देने वाले अभ्यास आपको यहां पर करना है. तो वही चीज है. चलिए, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी? आप गांधी के बारे में क्या जानते हैं? नो है ना, क्या जानते हैं आप? तो यहां पर आपको यह बताना है कि गांधी जी के बारे में आपके पास क्या जानकारी मौजूद है. स्वाभाविक है, महात्मा गांधी के बारे में सब लोग इस देश में जानते हैं. देश ही नहीं, देश विदेश के लोगों को भी उसकी जानकारी है. तो ये बहुत ही सरल उत्तर है. तो ओरली तो आप लोग दे पाओगे. तो मैंने यहाँ पर आपकी सहायता के लिए कुछ उत्तर जो है उनका निर्माण किया है. तो मुझे लगता है ये आपके लिए अत्यंत सहायक होंगे. तो देखते हैं. यहां पर दिया है आई नो गांधी एज बापू. अब यहां पर आप देख सकते हैं आई नो गांधी एज बापू. अब हमने क्यों नो से चालू किया? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में दिया है, तो हम डायरेक्ट आंसर पर ही आ रहे हैं. तो मैं जानता हूं गांधी जी को कैसे? बापू के तौर पर, एंड एज महात्मा. अब आप बोलोगे सर यहां पर बापू और महात्मा ये क्यों बोला गया हमको? सबसे पहली चीज तो यहां पर एक बात आपको समझनी है, और वो ये है कि महात्मा ना, महात्मा का अर्थ क्या होता है? महात्मा का अर्थ क्या होता है? महान आत्मा. जो अत्यंत महान आत्मा है उसको हम क्या बुलाते हैं? उसी को हम महात्मा बुलाते हैं. महात्मा लोगों की श्रेणी जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत उच्च दर्जे की होती है. इस दर्जे पर माना जाता है कि ये लोग यौगिक और बहुत सारे कर्म कांडों से अलग होकर एक संत महात्मा के रूप में नियोजित रहते हैं. तो यहां पर आप देख पाओगे कि बापू जी यानी आप गांधी जी को महात्मा के तौर पर देख सकते हैं. उनको बापू भी बुलाया जाता है. अब बापू का अर्थ क्या होता है? अब आप लोगों ने सुना होगा घर पर भी कि अगर आपकी छोटी बहन हो या कोई भाई हो या खुद आप पिताजी बुलाते हो, बापू बुलाते हो, है ना, बाबूजी बुलाते हो. तो यहां पर गांधी जी को बापू क्यों बोला? गांधी जी को बापू इसीलिए कहा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी जो है वो एक पिता के सामान्य माने गए हैं भारत में. क्योंकि उन्होंने क्या करा, नेशनल मूवमेंट में अपना बहुत बड़ा रोल निभाया था. और कहीं ना कहीं हमारे देश की आज़ादी में उनका कोई ना कोई से भी ज़्यादा योगदान है ना, कहीं बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा योगदान है. अगर आप देखो थोड़े बहुत लोगों का योगदान, लेकिन उनसे ज़्यादा योगदान उनका है क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को एकाग्र किया. पूरे भारत, समग्र भारत को क्या किया, एक तरफ खींच लिया है ना, अपने ओर खींचा, अहिंसा की ओर खींचा और पूरे भारत को आज़ाद करवाया. He is called बापू. अब उनको बापू बुलाया जाता है बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ द नेशन. वो भारत के पिता के समान है, राष्ट्रपिता माने जाते हैं वो. He is called महात्मा बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट सोल और सेंट. ठीक है, सेंट. अब यहां पर आप अगर ध्यान दो तो आप पाओगे कि संत महात्मा लोग जो होते हैं, संत महात्मा लोगों के गुण ही अलग होते हैं. वो लोग क्या करते हैं? समाज को ना एक अच्छी दिशा प्रदान करने का प्रयास करते हैं. महात्मा गांधी का भी यही प्रयास रहा है. उन्होंने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे कैसे करके हम क्या करें, देश को आगे लेकर आएं और देश को इस तरह लेकर आएं आगे जिससे देश की तरक्की हो, देश के लोग आगे बढ़ें और देश में हर एक कार्य सुव्यवस्थित ढंग से हो सके. तो यही बात जो है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से. तो यही कारण है उनको बापू बुलाने का, राष्ट्रपिता है ना, महात्मा बुलाने का. गांधी वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट. अब यहां पर एक चीज दी हुई है और वो है इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट.
आपको जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हमारे बापू जो थे वो भाग थे किसका, लीडर थे किसके, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के। अब यहां पर आप बोलोगे सर ये इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या है? आपको पता होना चाहिए एक राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था जिसमें समग्र भारत जो था वो एकत्रित हो गया, और एकत्रित होने के पश्चात भारत के लोगों ने क्या करा, विदेशी लोगों को यहां से खदेड़कर भगाया। ये एक ऐसा मूवमेंट था, आंदोलन था जिसने सबको मोबिलाइज किया, एकत्रित किया, मास मूवमेंट बनाया। और मास मूवमेंट बनाने का सबसे बड़ा हकदार किसको माना जाता है? गांधी जी को माना जाता है। नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, अब एक प्रश्न यहां पर एक और उठता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो लोग भारत में आए और वो तो मुट्ठी भर थे, लेकिन उन्होंने हमारे भारत पे कब्जा क्यों किया और गांधी जी की ऐसा कार्य क्यों करना पड़ा ताकि उनको मूवमेंट चलाना पड़ा? कारण ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, फूट डाल रहे थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, उन पर लड़ाई करवा रहे थे और देश में कब्जा कर रहे थे, इसलिए मूवमेंट का आना बहुत जरूरी था। He adopted सत्याग्रह and non-violence to achieve all his objectives। अब यहां पर दिया है, ध्यान से देखिए, objectives। objectives का मतलब क्या होता है? गोल, आप कह सकते हो लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, आपको पता है ना। जब भी हम हमारी बात करते हैं, स्वयं की बात करते हैं, हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्यों ना करें। हमारे पास भगवान ने जीवन दिया है तो हमारे लक्ष्य भी बहुत ऊंचे होने चाहिए। तो यहां पर भी गांधी जी ने अपने खुद ऑब्जेक्टिव्स बनाए और उन ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए दो वेपन का उपयोग किया गया, यानी दो हथियार। उनमें से एक है सत्याग्रह और एक है नॉन वायलेंस। अब आप बोलोगे सर सत्याग्रह क्या होता है, नॉन वायलेंस क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, सत्याग्रह से आप यहां पर एक चीज देख सकते हो, यहां पर दिया है सत्य। सत्य का अर्थ क्या होता है? ट्रुथ। सत्य की राह पर चलना यह अत्यंत आवश्यक है, तो यही बात यहां पर कही गई है। ठीक है, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। गांधी जी कहते थे अहिंसो परमो धर्म, है ना, अहिंसा ही हमारा धर्म है। अगर हम हिंसात्मक रहेंगे तो हम पशु वृत्ति की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन चूंकि हम नॉन वायलेंस का फॉलो कर रहे हैं, नॉन वायलेंट हैं हम, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसे प्राणी बन रहे हैं जो अपनी प्रकृति की ओर ही नहीं, सभी लोगों के कल्याण के लिए क्या है, आगे हैं, तत्पर हैं। इन द बिगिनिंग गांधी वर्कड इन साउथ अफ्रीका। अब यहां पर दिया है शुरुआत में, शुरुआत की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग की बात करें तो गांधी वर्कड इन साउथ अफ्रीका। अफ्रीका, अब अगर ध्यान दिया जाए तो आप जानते हैं कि जो अफ्रीका है वो एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारे ब्लैक लोग मिलते हैं ना। वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का जो पर्यावरण है, उसके तहत वहाँ की स्थिति थोड़ी अलग है। तो वहाँ के लोगों पर पूरी तरह से वाइट लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गांधी जी ने भी वहाँ पर कार्य किया। महात्मा गांधी जो थे वो प्रख्यात थे, है ना, इमिनेंट बैरिस्टर थे, लॉयर थे, है ना, where he went to jail several times for protesting against the ill treatment to Indians there। अब जो भारतीय हैं उन लोगों का इल ट्रीटमेंट का अर्थ क्या होता है? बहुत बुरी तरीके से किसी के साथ व्यवहार करना। तो यहाँ पर व्यवहार जो था वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था। किनके प्रति? इन लोगों के प्रति। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उन लोगों को बचाए, इसीलिए उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट चालू किया। यहां पर आप देखोगे कि जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट का मतलब किसी के खिलाफ खड़े होना, है ना, नारेबाजी लगा के बोलना हम तुम्हारे खिलाफ हैं, प्रोटेस्टेशन करना। तो यही कार्य उन्होंने किया। इसके चलते उनको क्या किया गया, उनको जेल में भेज दिया गया ना। गांधी स्ट्रगल वॉज लॉन्ग। अगर मैं ध्यान दूं और आप लोगों को बताना चाहूं तो कहीं ना कहीं यहां पर स्ट्रगल की बात हो रही है। स्ट्रगल का अर्थ क्या होता है? स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष। स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष। आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने समस्त जीवन क्या करते हैं, संघर्ष करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ना है। तो ऐसे गांधी जी ने भी बेहद लंबे समय तक के लिए क्या करा,
संघर्ष किया, हार्ड बट पीसफुल, है ना। वो संघर्ष जो था बहुत लंबा चला, लेकिन कहीं ना कहीं वो कैसा था, पीसफुल था, अर्थात शांतिप्रद था। अब देखिए इन 1942, अगर हम 1942 की बात करते हैं, गांधी लेड कांग्रेस बिगन द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब गांधी जी के द्वारा, है ना, उनके अंतर्गत आप कह सकते हो, उनकी लीडरशिप के अंडर में कांग्रेस ने क्या करा था, कांग्रेस ने स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। अब यहां पर आप बोलोगे सर ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर समग्र भारत एकत्रित हो गया था, रोड पर आके चलने लगा था। उसने कहा था अब भारत छोड़ो, है ना। सब लोगों ने बोला कि भारत छोड़ो, तो कहीं ना कहीं गांधी जी जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था, इसलिए यहां पर दिया है गांधी लेड कांग्रेस विच अल्टीमेटली पेव्ड द वे टू इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, अल्टीमेटली। अब आप बोलोगे सर अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली का होता है अंतिम, एंडिंग में, है ना, एकदम आखिरकार ना, आखिर में क्या हुआ, एक रास्ता जो है प्रशस्त हुआ, अल्टीमेटली पेव्ड द वे, ना आखिरकार, ना अंत में क्या हुआ, प्रशस्त किया। पेव्ड का मतलब क्या होता है, प्रशस्त। टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो क्या हुआ, इसी मूवमेंट ने भारत की आजादी के लिए रास्ता जो है वो आगे खोल दिया। द वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड द वर्थ ऑफ हिज मेथड्स ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। अब यहां पर क्या दिया है, जो पूरी दुनिया है ना, उसने क्या किया, उसने मान्यता दी। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या होता है, मान्यता देना। यहां पर क्या दिखा है, मान्यता देना। द वर्थ ऑफ हिज मेथड ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, है ना, जो कीमत थी उसकी, उसको कहीं ना कहीं उसको रिकॉग्नाइज किया। जो उनका तरीका था, जो उनका मेथड था, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। सत्याग्रह, अब वो मेथड क्या था, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, ठीक है। और सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छी जानकारी जो है एकत्रित कर ली है। He has been declared as the man of millennium। अब देखिए यहाँ पर मिलीनियम ना, मैन ऑफ मिलीनियम माना जाता है ना, आदमी, उस युग के आदमी माना जाता है उनको। तो कहीं ना कहीं उनकी खासियत यही थी माय डियर स्टूडेंट्स कि वो बहुत बहुत बढ़िया थे, और खासकर उन्होंने बहुत जगहों पे अपना कार्य किया, और उनके कार्य, उनके समर्पण, इन सब के कारण आज संपूर्ण भारत उनको जानता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। What did गांधी do for the farmers in बिहार। यहां पर दिया है कि जो गांधी जी हैं उन्होंने फार्मर्स के लिए क्या किया बिहार में। अब यहां पर देखिए फार्मर्स कौन होते हैं, किसान। ठीक है, तो उन्होंने बिहार में फार्मर्स के लिए क्या किया। इट वॉज इंडिगो peasants problem that brought Gandhi to चंपारण in 1917। अब देखिए 1917 की बात हो रही है यहां पर। 1917 में महात्मा गांधी जो हैं वह चंपारण में आ जाते हैं, ठीक है। अब क्यों आ जाते हैं, ऐसा क्या कारण रहता है जिसके चलते महात्मा गांधी चंपारण में आते हैं। इंडिगो पीजेंट्स प्रॉब्लम, है ना। अब यहां पर हम देखेंगे, इंडिगो के बारे में जानेंगे क्या है। तो एक समस्या थी जिसके कारण गांधी जी ने क्या करा, चंपारण में अपने कदम रखे। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ओन्ड लार्ज स्टेट्स इन द चंपारण, ना बहुत बड़ी बड़ी जगहें जो थी, स्टेट्स थे, उनको क्या करा उन्होंने, चंपारण में क्या करा, उनको रख लिया, अपने अंडर में रख लिया। इंडिगो, अब इंडिगो क्या है, एक तरीके से आप प्लांट कह सकते हो ना, उपजाऊ भूमि में उसको उगाते हैं, नीला नीला रंग का होता है। तो फार्मिंग वॉज प्रॉफिटेबल फॉर देम बट अक्सम फॉर देयर इंडियन पीजेंट्स। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो इंडिगो फार्मिंग थी वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल थी। प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा लाभकारी।
बहुत ज़्यादा लाभकारी थी फॉर दैम, बट अक्सम, अब यहाँ पर अर्थ निकलता है अक्सम। अक्सम का मतलब होता है अनोइंग, है ना, फॉर देयर इंडियन पीजेंट्स। लेकिन वहाँ पर जो इंडियन पीजेंट रहा करते थे उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा गुस्सा देने वाला था। सो ओवरऑल व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर, we are getting a general idea of Mahatma Gandhi as well as his impact over the farmers। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे कैसे महात्मा गांधी अब एंटर करेंगे चंपारण में और उससे उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। The British landlords were exploiting the poor farmers who lived in constant fear of them। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि constant, लगातार एक ही रेंज में, एक ही लिमिट में ऐसे बढ़ते जाना ना, कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से वे क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे पुअर फार्मर्स को। पुअर फार्मर्स, पुअर क्या होता है, मतलब गरीब। हु लिव्ड इन कांस्टेंट फियर, जो लगातार ना एक जैसे डर में वहां पर रह रहे थे। गांधी विजिटेड चंपारण। अब गांधी क्या करते हैं, अब इंडिगो प्लांटेशन वाला इशू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके तहत गांधी क्या करते हैं, विजिट करते हैं चंपारण, स्टडीड देयर प्रॉब्लम्स, और वहां पर वो क्या करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, समस्या। तो जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनकी समस्या है, उसको वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एंड फॉट फॉर देयर कॉज, है ना, और उसके कारण के लिए, जो कारण होता है, जो कॉज है, उसके लिए वे क्या करते हैं, वो लड़ते हैं। He started a sort of non-violent movement, ना, a sort of, ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने शुरुआत की a sort of non-violent movement, एक अहिंसात्मक आंदोलन की, अहिंसात्मक। तो a sort of क्या होता है, एक तरह से, एक तरह से। तो उन्होंने क्या करा, एक तरह से एक नॉन वायलेंट मूवमेंट आरंभ किया, है ना, जो हिंसा से दूर था, अहिंसा था उसमें, अहिंसा का मिलन था उसमें। द फार्मर ऑफ चंपारण रेल्ड राउंड हिम, है ना, रेल्ड। अब देखिए रेल्ड से क्या समझते हो आप, रेल्ड से आप ही समझो कि सब लोग इकट्ठा हो रहे, उनके अराउंड रेल्ड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोग एकदम रेल बना के एकदम साइड से निकल रहे हैं उनके पास, सब लोग उनके आजू बाजू खड़े हो गए। गांधी फ्रीड देम फ्रॉम बोथ एक्सप्लॉयटेशन। गांधी ने क्या करा, फ्रीड, ना, आजाद किया, ने क्या करा, आजाद किया, उनको फ्री किया, ठीक है, फ्रॉम बोथ एक्सप्लॉयटेशन एंड फियर ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। अब यहां पर क्या दिया, किससे उनको आजाद करवाया, एक्सप्लॉयटेशन से। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, शोषण, इसका मतलब होता है शोषण। तो शोषण जो होता है ना, उससे उनको आजाद कराया, डर से आजाद कराया। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि गांधी जी का चंपारण में जाना क्या करता है, एक रिजल्ट लेकर आता है, और वो है आजादी। किससे, शोषण से और डर से। तो ब्रिटिशर्स का जो एक क्या कहना चाहिए, जो दबाव था, डोमिनेशन था, वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के चरणों से, उनके पहुंचने से ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी जो राह है वो किसकी राह है, अहिंसा की राह है। तो गांधी जी का ये जो मूवमेंट है वो बहुत बहुत प्रचलित होता है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ओरली क्या कर पाओगे, इनका आंसर दे पाओगे। और ये क्वेश्चंस जो आपको ओरली ही देने हैं, यहाँ पर दिया है मौखिक तौर पे, तो तभी हमने इन क्वेश्चंस का बहुत इन डेप्थ तरीके से समझा कि अगर कोई भी लाइन अगर छूट जाती है तो आप लोग क्या करेंगे, वापस से इस वीडियो को रिवाइंड करके इसकी सारी जानकारी जो है उसको लेंगे और ज्ञान से ओतप्रोत होंगे। ऐसे ही इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, हम क्या समझते, तुम क्या समझते हो, किसके द्वारा, किससे, सिविलाइजेशन से और कल्चर से। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जितने भी आप सेंटेंसेस देख रहे हो, क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, वो किससे बने, WH से, यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम आगे जब जाएंगे तो हम ये ग्रामर में सीखेंगे कि किस तरह से हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन भी करना है, तभी आप समझिए WH क्वेश्चंस हैं ये।
अब देखिए यहां पर क्या दिया था, सिविलाइजेशन और कल्चर। अब सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, सभ्यता कहते हैं उसको। और वहीं पे कल्चर क्या है, परंपरा होता है, क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं ना। तो ट्रेडिशन परंपरा है और कल्चर संस्कृति है, तो यहां पर इसको हम संस्कृति कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहां पर ये उठता है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम बात करते हैं संस्कृति की और सभ्यता की, तो इसमें क्या अंतर होता है। इन दोनों में कुछ तो अंतर होगा। तो चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। जब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की, और दूसरी ओर हम क्या करते हैं, कल्चर को लिख लेते हैं। तो यहां पर आप एक चीज देख पाओगे ये तो बहुत ही कॉमन है, सीसी से लिखा है, तो किसी बात की है, कोई बात ही नहीं निकलती यहां पर। लेकिन सिविलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं किससे बनता है, लोगों से, ठीक है। और कल्चर प्रभाव, कल्चर का डेवलपमेंट भी किससे होता है, लोगों से होता है। तो यहां पर मेन कौन है, पीपल ना, कल्चर सिविलाइजेशन, ये लोग। जब हमारे समाज में लोग एकत्रित होते हैं, है ना, और पॉलिटिकली तौर पर, सोशल तौर पर, राजनीतिक, सामाजिक, इन सब चीज़ों के द्वारा वो क्या करते हैं, एक डेवलपमेंट करते हैं ग्रुप्स का, सोसाइटीज़ का, वो एक तरीके से सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। और कल्चर क्या होता है, अब उन्हीं ग्रुप में नाचना गाना चालू हो गया, ठीक है, उन्हीं ग्रुप ने अच्छे कपड़े पहनना चालू किया, खाना पीना सब कुछ, तो कहीं ना कहीं उस सिविलाइजेशन की संस्कृति जो है वो क्या कहलाएगी, वो क्लोथ में आ जाएगी, ठीक है, फूड हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर आप देखोगे घर हो जाएगा, आर्किटेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है। तो आपको सिविलाइजेशन और कल्चर में थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये दोनों जो हैं एक ही पार्ट के हैं, एक ही बात कर सकते हैं इसकी कि पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, है ना, लोगों से बना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। लेकिन यहां पर क्या है, ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं, यह एक अवस्था है किसकी, डेवलपमेंट ऑफ पीपल। अब लोग हैं, लेकिन लोग अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या है, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक अवस्था है, इसको आप क्या याद रखोगे, इस तरह से, यह एक स्टेट है, यह एक अवस्था है। Their social, political, legal organization are part of their civilization. जो सभ्यता है ना, उनका जो सामाजिक हो गया, जो राजनीतिक हो गया, कानूनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या है, वो भाग हैं सभ्यता के। कल्चर, अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, अब हम कैसे माने कि यहाँ पर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट हैं सिविलाइजेशन के। अब यहाँ पर ये प्रश्न तो उठता ही है हमारे मन में। देखिए पहली बात तो यह है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, है कि नहीं। अरस्तु ने कहा है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल की अगर हम बात करते हैं, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, अगर आप सोसाइटी में रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको निगोशिएशन तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको राज्य की सत्ता चुनवानी है, कोई चाहते हो राजा बनाना, किसी को आवश्यकता है देश को चलाना, बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो हम क्या करेंगे, हम चुनाव करेंगे। तो ये सब कुछ किस में आता है, पॉलिटिक्स में आता है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए स्वाभाविक है कि नियम बन रहे हैं हमारे देश में, नियम होते हैं ना, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं। अगर आप लोगों को रास्ते में कोई मार दे तो उसके बदले में क्या होगा, आप लोग भी तो कुछ प्रतिक्रिया करोगे ना, तो हम कुछ लीगल बाउंडेशंस लगाएंगे। तो जब भी सिविलाइजेशन में ना ये इसी पार्ट से बना होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कल्चर इज ऑल द कस्टम्स, बिलीफ एंड वेज ऑफ लिविंग इनहेरिटेड बाय देम। अब यहां पर इनहेरिटेड जो उनके द्वारा आत्मसात किया गया, उनके समय से रहा है, ठीक है। तो कल्चर क्या है, कस्टम्स है ना, कस्टम्स हो गया, आप बिलीफ परंपराएं है ना, उनका वे, उनकी क्या कह सकते हैं, उनकी विश्वास ना, जो कि उन्होंने लिया है रहते हुए। सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन फैक्ट गो हैंड इन हैंड। और कहीं ना कहीं यदि हम सिविलाइजेशन और कल्चर की बात करें तो हाथों हाथों ना, एक हाथ सही से जाते हैं, ये एक ही हाथ में रहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे दोनों हाथ ऐसे जा रहे हैं एकदम स्ट्रेट, तो एक साथ ही चलेंगे ये ना, गो हैंड इन हैंड चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को यहां पर कोई भी डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है,
What do our holy scriptures tells us about universal human values? अब यहां पर भी देखिए होली स्क्रिप्चर्स। अब होली का मतलब क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट होली वर्ड इन क्रिश्चियनिटी? होली, होली से आप क्या समझते? पवित्र। यहां पर इसका अर्थ निकल कर आएगा पवित्र, है ना। अब अगर आप बात करो स्क्रिप्चर्स की, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? इसको कहते हैं ग्रंथ, ठीक है। तो जो पवित्र ग्रंथ हैं हमारे, टेल्स अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, है ना। अब आप ध्यान दो यहां पर, वैल्यूज का मतलब क्या होता है ना, गुण, वर्च्यूज, हमारे वैल्यूज जिनको हम देखते हैं अपने जीवन में मौजूद है, नैतिक जीवन में वैल्यू होते हैं ना हमारे। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? आदमी, हम लोग, हम सभी लोग, औरत, सब लोग मिलाकर ह्यूमन बनते हैं। और यूनिवर्सल क्या होता है? वैश्विक, है ना। तो यहां पर जो वैश्विक मानव की जो वैल्यूज हैं उनके रिगार्डिंग ये होली स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, यह बात जो है हमको बतानी है। तो इस बात को समझने का हम प्रयास करते हैं। अवर होली स्क्रिप्चर्स, जो हमारे पवित्र ग्रंथ है ना, यहां पर कभी कभी सैक्रेड भी यूज हो सकता है, टेल्स अस अबाउट ट्रुथ एंड सैक्रिफाइस। अब देखिए ये हमें किसके बारे में बताते हैं? सत्य के बारे में बताते हैं। ट्रुथ का मतलब होता है सत्य, एंड सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का अर्थ क्या होता है? बलिदान। ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर कि ट्रुथ और सैक्रिफाइस के बारे में क्यों बताते हैं? इसीलिए बताते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मानव जीवन की, तो मानव जीवन के बहुत सारे स्तंभ होते हैं ना। जीवन सिर्फ ऐसे ही नहीं चलता। हमारे जीवन में अगर हम जीना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो हमको क्या करना होगा? सद्भावना रखनी होगी। अगर हम अपनी ही जगह काम कर रहे हैं और लोगों से झूठ बोलेंगे तो क्या बढ़ेगा? वैमनस्यता बढ़ेगी, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। जहां सत्य है वहीं पर विश्वास है। अगर सत्य नहीं बोलोगे, फोल्स रहेगा माइंड में। अगर आप झूठ बोलते हो तो कहीं ना कहीं लोगों का आपके ऊपर से विश्वास जो उठेगा, और जहां विश्वास डगमगाएगा वहां सोसाइटी एक दूसरे के साथ क्या करेगी? फरेब करेगी, है ना, एक दूसरे के अगेंस्ट जाएगी। तो इसीलिए हमारे जो स्क्रिप्चर्स है वो सत्य बोलने की बात करते हैं। आप लोग कहोगे कि सत्य की इतना बड़ा रोल क्यों है? इसीलिए है, बोलते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो यह बात इसीलिए कही गई है। तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अब आप लोगों की एक ड्यूटी बनती है कि आप लोग मुझे बताएं कि ये सत्यम शिवम सुंदरम जो है, ये वर्ड कौन से उपनिषद और कौन से वेद से लिया। अगर आप लोगों को पता हो तो आप बताइएगा जरूर। एंड सैक्रिफाइस, अब सैक्रिफाइस का अर्थ क्या होता है? सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान, मैंने बताया। अब बलिदान से हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि जब हम अपने जीवन में जीते हैं तो हमें लोगों के प्रति भी क्या करना चाहिए? सर्विसों को रेंडर करना चाहिए। अगर हम सर्विसेज को रेंडर नहीं करते हैं तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने साथ गलत कर रहे हैं। वसुदैवम कुटुंबकम, ये पूरा संसार क्या है? हमारा मित्र, हमारा बंधु है, हमारा मित्र है ना, हमारे सब भाई बंधु है यहाँ पर। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। दे टेल अस दैट ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन स्पिरिचुअल परस्यूट। अब देखिए यहां पर दिया है परस्यूट। अब आप यहां पर देखिए इस वर्ड का मतलब क्या है? कुछ पाने की कोशिश। अब यहां पर कहा जा रहा है दे टेल अस दैट ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन स्पिरिचुअल परस्यूट। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो स्पिरिचुअल परस्यूट से हम क्या समझते हैं? आध्यात्म, है ना, सबसे पहले आध्यात्म। अब अगर हम आध्यात्मिक तौर से कुछ पाने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं तो वो टर्म हमको समझ में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो स्क्रिप्चर्स है वो कहते हैं कि कुछ पाना है तो आध्यात्मिक क्षेत्र को पाओ, आध्यात्मिक वृद्धि करो। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अध्यात्म का अर्थ ये नहीं होता कि आप लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम, अननेसेसरी, आपको कुछ अध्यात्म का मतलब पता भी नहीं, कुछ भी नहीं पता, बस आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना मजाक कर रहे हैं, दूसरों को मजाक बना रहे हैं। ऐसा नहीं, अध्यात्म का अर्थ बहुत गहरा होता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो आदमी को ये समझना चाहिए कि ब्रह्म और परमेश्वर ना एक ही हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ना अलग अलग विचार बनाते, भगवान अलग है, ये अलग है, वो अलग है। नहीं, जो हमारी सोल है उसका जो संबंध है ब्रह्म के साथ,
उसके एकीकरण की बात जो है वो स्पिरिचुअल परस्यूट्स बोलते हैं, rather than in materialistic ones। अब यहां पर कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल परस्यूट्स जो है उस पर हमको केंद्रित करना है ध्यान, स्क्रिप्चर्स ऐसा कहते हैं, और मटेरियलिस्टिक वंस पर नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि जो भौतिक चीजें होती हैं, भौतिक चीजों की अगर मैं बात करूं, भौतिक चीजें क्या करती हैं, आप लोगों को ना इंड्यूस करती हैं, आकर्षित करती हैं। आकर्षित करती हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ऐसे भ्रम में डाल देती हैं जहां से आप कभी निकल नहीं पाते। तो यहां पर मटेरियलिस्टिक चीजों से हमको दूर होना है। चलिए यहां पर दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। अब यहां पर आप लोगों को कंप्लीट करना है, पूरा करना है द फॉलोइंग सेंटेंसेस ना, जो सेंटेंसेस हैं ना, जो आप वाक्य दिख रहे हैं यहां पर, उनको पूरा करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड ना, जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पर, उस पर निर्भर होकर। पेज नंबर 7 पर आ जाइए डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, अब यहां पर भारत का जो यश है इसीलिए है, क्यों? बिकॉज क्योंकि वो इमूवेबल है, वो कभी मूव नहीं करता है ना, एक जगह से हिलता नहीं, टस से मस नहीं होता। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, इंडिया के अगेंस्ट क्या चार्ज था, क्या आरोप था? ठीक है, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा था। अब आप लोगों को इसके लिए ना मैं एक सबसे अच्छा सजेशन दूंगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा टफ होते हैं, क्योंकि हम बुक की एक एक लाइन याद नहीं रख सकते, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग बार बार चैप्टर्स को रीड करें और उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझें। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। यहां इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि उसके जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, असभ्य हैं, है ना, अज्ञानी हैं, ध्यान नहीं देते हैं, है ना, और स्टॉलिड हैं। स्टॉलिड का मतलब बहुत शांत प्रवृत्ति वाले हैं। वी डेयर नॉट चेंज व्हाट, हम नहीं ऐसा करते, कोशिश नहीं करते, हम डेयर नहीं करते टू चेंज व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ऑन द एनवल ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहां पर भी हमने क्या करा, हमने बुक से एक लाइन उठाई और उसको यहां पर रखा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें जो है वो हमको याद नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी आप इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करा है, हमने परीक्षण किया है किसका, है ना, हमने परीक्षण किया है इस चीज का, कैसे? एनविल पे रखकर, हमारा जो अनुभवों का जो एनविल है उस पर रख के हमने इसका परीक्षण किया है ना, कि हमको पता है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, हम डेयर भी कर लें, लेकिन हम बदलने नहीं वाले, है ना। तो ये बात यहां पर आ गई। अवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू अवर इंडल्जेंसीज बिकॉज, अब यहां पर दिया है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, अर्थात जो हमारे पूर्वज हैं, सेट अ लिमिट टू अवर इंडल्जेंसीज, उन्होंने क्या करा है, जो हमारे इंडल्जेंसीज हैं, इंडल्जेंसीज का मतलब क्या होता है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम जिस पे मोहित हो जाते हैं, ठीक है, क्यों उस पर लिमिट क्यों लगाया है? मोर वर इंडल्ज इन योर पैशंस द मोर अनबिटल्ड द बिकेम, अब यहां पर बिकम आ रहा है ना। अब क्यों इसलिए लगाया, क्योंकि जितना ज्यादा हम जुड़ेंगे किनसे, अपने भावों से ना, भावावेग से, उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोग क्या होंगे, अनबिडल्ड हो जाएंगे, अनबिडल्ड बनते चले जाएंगे। यानी, और आप देखते हो ना घोड़ा क्या होता है, अनबिडल्ड होता है, अगर उसको कंट्रोल ना करो तो वो उधर इधर भागने लगेगा, तो वैसे ही हम होने लग जाएंगे, हम अनबिडल्ड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसपे कोई कंट्रोल ही नहीं है, अनकंट्रोलेबल, है ना। अनबिडल्ड का मतलब हो जाएगा अनकंट्रोलेबल। Our forefathers did not invent machinery because, अब यहां पर दिया है कि जो हमारे फोरफादर्स हैं, जब हम फोरफादर्स की बात करते हैं यानी हमारे पूर्वज, उन लोगों ने क्यों नहीं बनाया था, इन्वेंट नहीं किया था मशीनरी को ना, यंत्रों को, मशीन को आप क्या कह सकते हो, यंत्र, मशीन को आप क्या कह सकते हो, यंत्र। If we invented machinery, we would become slaves and lose our moral fiber.
अब यहाँ पर यही लिखा है, क्योंकि अगर हम मशीनरी को डेवलप करते तो कहीं ना कहीं हम क्या बन जाते, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। हम लोग क्या बिकम बन जाते हैं, हम लोग एक तरीके से अपना मोरल फाइबर जो है, जो हमारा चरित्र है ना, चरित्र की जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता, हमारा डाउन हो जाता और हम लोग खो देते। क्या खो देते, हम क्या खोते, लूज का मतलब खोना होता है, तो हम क्या खो देते, हम खो देते अपना चरित्र। इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं मशीन को इतना डेवलप नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे कि मशीनों और यंत्रों का ज्ञान क्या है, और हम दास बन जाते। क्या बन जाते, अगर हम मशीनों का यूज कर दास बन जाते। और किनके दास बन जाते, हम इन्हीं मशीनों के दास बन जाते। आज भी आप लोग सोचते हो ना, पहले लोग 1-1, 2-2 किलोमीटर चल लेते थे, आजकल हम बोलते हैं पापा ऐसे करो मुझे गाड़ी दिला दो और मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, 1 किलोमीटर चल लूंगा। जबकि ये चीज जो है बिल्कुल सही नहीं है ना, हमें पैदल चलना चाहिए। चलिए, B1 पार्ट 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। अब यहां पर आपको क्या करना है, आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस को ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है एकदम ज्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं, कम अवस्था में। पेज नंबर 7 है। अब आप लोग क्या करिए, पेज नंबर 7 खोल लीजिए। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको तो हम और डेप्थ में जाकर समझेंगे, डीप में। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? किस तरह से भारतीय सिविलाइजेशन जो है वो डिफरेंट है, यानी अलग है। किससे अलग है, यूरोपियन सिविलाइजेशन से। तो यहां पर यूरोपियन सिविलाइजेशन को आप समझते हैं क्या होता है ना, पश्चिम की बात कर रहे हैं हम। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग्स ऑफ ग्रीस एंड रोम विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, अब प्रश्न के अनुसार हम उत्तर दे रहे हैं। यहां अंतर है दोनों के बीच में, क्यों अलग है, इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो यूरोप के रहने वाले हैं, जो वहां की सभ्यता है, कहीं ना कहीं उसको गाइड किया जा रहा है ना, वो गाइडेड है ना। किसके अंदर गाइडेड हो रहा है, किसके द्वारा गाइड किया जा रहा है, किसकी सहायता मिल रही है, यहाँ पर किसके द्वारा गाइडेड हो रहा है, वो बाय द राइटिंग्स ऑफ द ग्रीस एंड रोम ना। ग्रीस और रोम जो है, वहां के जो लेखकार हैं, उन लोगों ने जो बड़े बड़े लेख लिखे, जो ज्ञान की बातें लिखी, उससे वो क्या है, बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, यानी इंपैक्ट है, उन पर पड़ा हुआ है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या करता है, उनके द्वारा गाइडेड है। विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, और जो अब पहले की जैसी जो यश है, फॉर्मर ग्लोरी का मतलब क्या होता है, पहला जैसा जो उनका यश है उस पर अब वो नहीं रहा है। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है, एक जैसा है, अपनी जगह खड़ा है। जैसे मैं यहां पर आके खड़े हो जाऊं, ऐसे ऐसे होऊंगा तो क्या होऊंगा, हिल रहा हूं, लेकिन ऐसा कि खड़े हो जाऊं तो स्टडी हो गया। It follows the path that our forefathers tested on the anvil of experience and found true and durable. Indian civilization needs no external guide, है ना। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, एनविल हमारे, अब यहां पर देखिए, इट फॉलोज द पाथ, है ना। ये क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं उन रास्तों को, उन पाथ को, जिनको हमारे फोर फादर्स ने क्या करा है, ऑलरेडी परीक्षण करके रखा है। टेस्टेड से आप क्या समझते हो, परीक्षण करके रख लेना, है ना। अगर आप ध्यान दो, परीक्षण की अगर हम बात करें, एग्जामिन कर लेना उस चीज को, ना, एग्जामिन कर लेना उसको, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। तो एग्जामिन कर लिया आपने उस चीज को, समझ लिया। इट फॉलोज द पाथ दैट आवर फोरफादर टेस्टेड ऑन द एनविल। अब एनविल क्या होता है, भारी, आमतौर पर स्टील का सामना करने वाला लोहे का ब्लॉक जिस पर धातु का आकार होता है। तो किसका एनविल ना, एक्सपीरियंस तो ठीक है, लेकिन ये एनविल क्या है, या एनविल वो चीज होती है जिस पर हम चीजें रख के पटकते हैं ना, हमारा जो धातु है उसको शेप देते हैं। ऑफ एक्सपीरियंस, और वो किसका है, अनुभवों का है। एंड फाउंड ट्रू एंड ड्यूरेबल, और उन्होंने क्या पाया कि यह तो सत्य है और ड्यूरेबल है, यानी ज्यादा समय तक टिकने वाला है।
तो यहां पर देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन नीड्स नो एक्सटर्नल गाइड। इसीलिए भारत का जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसको आवश्यकता नहीं है किसकी? एक्सटर्नल गाइड की। अब आप बोलोगे सर ये एक्सटर्नल गाइड क्या होता है? एक्सटर्नल गाइड का मतलब होता है बाहर, है ना, बाहर। अगर आपने देखा होगा, जो आउटर की हम बात करें, जो आउटर लोग हैं ना, जो बाहर के लोग रहने वाले, उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, यानी यूरोपियंस की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड? अब यहां पर गांधी ऐसा क्यों कहते हैं कि जो मन है वो क्या है? एक अशांत पक्षी है ना। अब यहां पर देखिए, अशांत पक्षी, क्या कहा जा रहा है? अशांत पक्षी। स्वाभाविक है, अब गांधी जी ने अशांत पक्षी किसको कहा है? मन को कहा है। मन की बात चल रही है यहां पर, तो गांधी ने कहा है मन को अशांत पक्षी। वॉट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? ना, अशांत, मन को अस्थिर, अशांत क्या बनाता है? ऐसी कौन सी चीज जो है मन को ऐसा बनाती है? उसका उत्तर हमको यहां पर देना है। गांधी सेज दैट, गांधी कहते हैं दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड। अब बिकॉज क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, उससे संतोषजनक नहीं ना। कभी कभी क्या होता है, मन को ना संतोष नहीं मिलता, सेटिस्फाइड नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वह कभी क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं हो सकता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना उसको प्राप्त होता जाएगा तो उसकी चाह जो है वो बढ़ते चले जाएगी, जितना उसको ना। तो यही बात है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि आप कहीं पर गए, है ना, रहने के लिए गए आप कहीं पर, ठीक है, तो आपकी मम्मी भी वहां पर आई, सब लोग वहां पर आए, आपसे पूछा गया बेटा आपको क्या चाहिए? तो आपने बोला सर, आपने बोला मम्मी मेरे को एक काम करो, गुलाब जामुन खिला दो। तो मम्मी ने आपको गुलाब जामुन खिला दिया, बहुत अच्छे से, आपने 2 बार खाया। उसके बाद आपने बोला मम्मी मुझे और भी कुछ खाना है। तो बोला बेटा कोई बात नहीं, ये तो अपनी मौसी का ही घर है, जो तुमको खाना है खा लो। तो आप मौसी के पास जाओ। अब मौसी ने बोला ठीक है बेटा, तेरे को जो खाना है तू बता। तो उसने बोला मेरे को रसमलाई दे दो। उसने बोला ठीक है बेटा, मैं ला कर देती हूँ। रसमलाई खिलाया। बोलता अब मेरे को मालपुआ खाना है। बहुत खाया उसने, इतना खाता गया, उसका मन ही नहीं भरा। तो उसकी मौसी ने कहा कि बेटा इतना खाओगे पेट खराब हो जाएगा और तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन बच्चा माना नहीं। तो यही बात होती है, जितना ज़्यादा हमको ना चीज़ें मिलती उतनी हमारी चाह बढ़ती चली जाती है। और जब ना हमारे साथ नुकसान होना चालू होता है, जब हम अत्यधिक चीज़ों को अपने पास रख लेते हैं, तो फिर हमारा जीवन जो है ना वो व्यर्थ बीतता है। फिर हमको ना फिर उसमें रुचि नहीं रह जाती। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी नोटिस कर पाओगे, एक अजीब सा बर्डन जो है आप पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, why did our ancestor dissuade us from luxuries and pleasures? अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पूर्वज हैं, अगर हम अपने पूर्वजों की बात करते हैं ना, जो हमारे परदादा है ना, परदादा देख लो आप, परदादा ना, परदादी, इनमें आ जाते हैं, एंसेस्टर्स में पूर्वज आ जाते हैं ना, जो हमारे पूर्वज हो गए उनकी बात हो रही है। डिसवेड अस, उन्होंने हमको क्यों रोकना चाहा है? फ्रॉम लग्जरीज ना, जो आपने देखा होगा प्लेजर, लग्जरीज, इससे आप क्या समझते हो? प्लेजर और लग्जरी अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि जो प्लेजर है कहीं ना कहीं वो किससे आता है? आनंद, ना, आनंद की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये किससे आता है? आनंद कहाँ से आता है? आनंद आता है अच्छी चीज़ों से। हर जगह अच्छा अच्छा हो तो बहुत खुश होंगे हम, कितने आनंदित हैं ना, इस तरह आपने सुना होगा। लग्जरीज का मतलब क्या होता है? जीवन की हर एक चीज जो बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया है। मान लो कि आप एक घर में गए जहाँ पे बहुत आलीशान बाथरूम है, आपने बटन दबाया बाथरूम खुल गया, आपने बटन दबाया घर के दरवाजे खुल गए, ठीक है, आपने बटन दबाया गेट का दरवाजा खुल गया, लग्जरी ना एकदम। आप कहोगे कि क्या घर है, क्या मायावी घर है ये। डिड दे डू द राइट थिंग? क्या उन्होंने बिल्कुल सही किया? तो यहां पर हमको यही बताना है इस क्वेश्चन में कि व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसवेड, क्यों हमारे जो एंसेस्टर्स उन्होंने हमको रोका था लग्जरीज से, प्लेजर से। डिड दे गो द राइट थिंग, है ना, दे डू द राइट थिंग, सॉरी यहां पे डू लिखा है, तो कि उन्होंने बिल्कुल सही किया था।
Our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures because they do not lead to happiness. कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर्स उन्होंने हमको रोका था क्योंकि वे हमको नहीं लेकर जाते हैप्पीनेस तक। आपने सोचा होगा ना कि परम आनंद जो है क्या आपको इससे मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। द मोर वन इंडल्जेस इन देम द मोर डिसैटिस्फाइड वन बिकम्स। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो मैंने आपको उदाहरण बताया था मुन्ने का कि वो जाता है और उसकी मौसी उसको बहुत कुछ देती है, लेकिन बाद में उसका पेट ही नहीं भरता, मन ही नहीं भरता, उसका खुशी नहीं मिलती। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूं एक लड़के का नाम ले लेते हैं, चलो यश नाम ले लेते हैं उसका, तो वो गया, अब उसने क्या करा, उसने थोड़ा सा ही खाया लेकिन मन से खाया, अच्छे से खाया, उसका स्वाद भी मिला और बहुत अच्छा महसूस हुआ उसको। तो वही चीज यहां पर कही जा रही है। ठीक है, द मोर वन इंडल्जेस, अगर हम जितना ज्यादा किसी चीज में उलझ जाएंगे, द मोर डिसैटिस्फाइड, उतना ही हम क्या होते जाएंगे? असंतुष्ट होते जाएंगे। उतने ही क्या होते जाएंगे? असंतुष्ट होते जाएंगे। उतने ही हम असंतुष्ट होते जाएंगे। एक तो यहां पर क्या है? असंतुष्ट ना, डिसैटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? असंतुष्ट होना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और एंसेस्टर डिड द राइट थिंग, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या करा था? बिल्कुल सही चीज की थी। बिकॉज वी फाइंड दैट इवन द रिच पीपल आर अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वे लोग भी क्या होते हैं? बहुत बहुत ज्यादा अनहैप्पी होते हैं ना, उदास हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है। अमीर आदमी की भी अगर हम बात करते हैं, है ना, वो भी कभी ना कभी क्या होगा? उदास होगा। एंड मैनी पुअर आर हैप्पी। तो यहां पर आप एक अपोजिट चीज देख सकते हो। वो अपोजिट चीज क्या है कि जो अमीर आदमी होता है वो भी क्या हो सकता है? दुखी देखने को मिल सकता है, और जो गरीब है वो भी सुख के जो आनंद है ना वो लेता हुआ देख सकते हैं हम उसको। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि आनंद जो है, जो सुख और दुख हमारे माइंड के स्टेट की बात हो रही है। इन फैक्ट हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन। अगर मैं हैप्पीनेस की बात करता हूं, हैप्पीनेस क्या होती है? खुशी हमारी, वो क्या है? हमारे मेंटल कंडीशन की बात है ना, मानसिक स्थिति की अगर हम बात करें, मानसिक परिस्थिति की अगर हम बात करें, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजेशंस। ये कभी भी वेल्थ पे डिपेंड नहीं करता, ये कभी भी पोजेशंस पे डिपेंड नहीं करता। जो चीज़ हमारे पास है ना, पोजेशन जो हमारे बहुत करीब है, जैसे घर हमारे पोजेशन में होता है ना, जो हमारे से जुड़ा हुआ हो, जो हमारी संपत्ति, उसको पोजेशन के तौर पर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात साफ हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why, according to Gandhi, have we stuck with the same kind of flow as existed thousands of years ago? Should we do the same thing even today? ना, हम जो हल है उसी के साथ हम बहुत हजारों सालों से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। Should we do the same thing even today? क्या हमको आज भी वही चीज करनी चाहिए? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गांधी जी के अनुसार तो यही है। उन्होंने ये भी कहा था हम लोग के पास एक ही जैसे कॉटेजेस हैं ना, प्लो है, तो हम इनको उपयोग करते आ रहे हैं। तो वही चीज जो यहाँ पर बताई गई है। तो क्या हमको, आपको लगता है कि हमको आज के समय इसी चीज पे स्थिर रहना चाहिए? अब ये बात तो स्वाभाविक है कि आज का समय मॉडर्नाइजेशन का युग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न युग तो हम कहेंगे ही आज के समय को। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के अंदर भी कोई विचार हो तो आप लोग क्या कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हो, बाकी मैं यहां पर आपको शेयर करता हूं। According to Gandhi, we stuck to the flow that existed thousands of years ago because we did not want to indulge in competition. अब देखिए, आपके पास बहुत बड़ी मशीन है ना, आप लोग क्या कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कि हल की जगह आपने एक मशीन बना ली और आप जोत रहे हो चीज़ों को ना, आपके पास बहुत सारी मशीन आ गई तो आपने अपना एग्रीकल्चर सिस्टम बढ़ा लिया। लेकिन भारतीय लोगों के अंदर इस तरह की जो प्रतियोगी भावना है वो नहीं थी। हम लोग कभी प्रतियोगिता नहीं करना चाहते थे, हम चाहते ही नहीं थे कि हम जुड़े, इंडल्ज हों। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो महात्मा गांधी कहते हैं हम चिपके हुए थे, हम स्टक थे टू द फ्लो ना, जो हल है उससे, दैट एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ना, जो बहुत हजारों सालों से है हमारे पास। बिकॉज वी डिड नॉट वॉन्ट टू इंडल्ज इन कॉम्पिटिशन, क्योंकि हम नहीं जुड़ना चाहते कॉम्पिटिशन में। वी वर कंटेंट विथ आवर
सिंपल वेज ऑफ लाइफ। अब कंटेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या हैं, संतुष्ट हैं किससे, विथ अवर सिंपल वेज ऑफ लाइफ। हेल्थ एंड हैप्पीनेस कम थ्रू द यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। अब यहां पर देखिए बहुत बड़ी बात जो है महात्मा गांधी जी करने वाले हैं और कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पर बात कही गई है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, तो हम किस लिए क्यों उनका प्रयोग करें, उन मशीनों का हम किसी से क्यों प्रतियोगिता करें, जब भगवान ने हमको इतने अनमोल रत्न दिए हैं, इतने अनमोल गिफ्ट दिए हैं। तो वही बात जो है यहां पर कही जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बट आई डोंट थिंक इट विल बी राइट टू डू द सेम थिंग टूडे। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यही चीज जो है ना हमको आज भी करनी चाहिए। अब मैं मानता हूं कि हम लोग अब कंपटीशन नहीं करना चाहते, ये चीजें नहीं करना चाहते, हम लोग एक अपना अलग स्टैंडर्ड बना के रखना चाहते हैं, बट तब भी समय के साथ, परिस्थितियों के साथ हमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को भी बदलना पड़ता है। और वही चीज महत्वपूर्ण है। वी कैन नॉट फीड अवर 1 बिलियन पॉपुलेशन इफ वी यूज द सेम ओल्ड प्लो टुडे। ना अगर उस पुराने हल को आज भी हम यूज करेंगे तो आज हमारी जो 1 बिलियन पॉपुलेशन है उसको हम पाल नहीं पाएंगे, बहुत समय लगेगा। Besides, our very existence in the modern world would be almost impossible। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, जो उसका रहना है, वो अभी पॉसिबल नहीं रह पाएगा, इम्पॉसिबल रहेगा। क्यों, कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमको ऐसी उपकरणों की आवश्यकता है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ईजिली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। Question 5. How did our ancestors view large cities? Why were they satisfied with villages? अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसा क्यों था। How did our ancestors view large cities? उन्होंने किस तरह से बड़े बड़े सिटीज को अपने नजर से देखा था। Where? Why were they satisfied? और वह क्यों उससे संतुष्ट थे, किससे, विलेजेस से। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न जो है बहुत अच्छे तरीके से उठता है हमारे मस्तिष्क में कि पुराने समय के लोग क्या करते थे, उनको सिटी बनाना नहीं अच्छा लगता था, वो लोग सिटी में बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था विलेज हो, कुनबे हो, छोटे छोटे कुनबे हो, उन छोटे छोटे कुनबे में लोग रहें, विलेजेस में रहें। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इसी चीज को हमको बताना है। Our ancestor could foresee the vices that are bound to flourish in big cities। अब vices का मतलब यहाँ पर evil की बात हो रही है। जो evil चीजें होती है ना वो कहीं ना कहीं बाउंड कर रही थी हमको ना। आप ध्यान दो तो आप पाओगे कि उन लोगों ने देखा, क्या देखा, evil चीजों को, है ना, that are bound to flourish in big cities। जो क्या कर रही है, हमको लिमिट करके रख चुकी है, हमको बाउंड कर रही है और फ्लरिश हो रही है कहाँ पे, सिटीज में, बढ़ रही है सिटीज में। They knew that gangs of thieves and robbers, है ना, उनको क्या पता था, they knew that, वो जानते थे, gangs of thieves, उनको पता था कि जो झुंड है किनका, चोरों का ना, रॉबर्स का, ये थीव्स, रॉबर्स, ये लोग जो लुटेरे होते हैं उनकी बात हो रही है, प्रोस्टिट्यूशन का यानी वेश्यावृत्ति का, एंड अदर वाइसेस फ्लरिश इन द बिग सिटीज। उनको आइडिया था इन सभी चीजों का कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है क्या होगा, फ्लरिश होगा, आगे जाकर बढ़ेगा। एंड द रिच रॉब द पुअर, और यहाँ पर जो अमीर थे वो क्या करते हैं, वो लूटते हैं गरीब को। They were therefore satisfied with small villages। इसीलिए वे लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट थे, किससे, स्मॉल विलेजेस से, क्योंकि छोटे छोटे विलेज होंगे, हम अपना सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज बना के क्यों रहे हम। तो यही बात यहाँ पर आ रही है। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से जान लें। अगर कोई भी समस्या आती है ऐसे प्रश्न को देखते हुए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। क्वेश्चन 6, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। अब यहां पर बोला जा रहा है कि कैसे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मजा लिया किसका, सच्चे होम रूल का। अब होम रूल क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए होम रूल का अर्थ। अगर हम बात करें होम रूल की तो होम रूल का मतलब ये निकल कर आता है जहां पर हम खुद पर शासन करें, स्वराज्य। है ना, स्वराज्य की बात हो रही है यहां पर। तो हाउ डिड एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, कैसे उन्होंने स्वराज्य को एंजॉय किया।
आर एंसेस्टर फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस ना, वे लोग क्या करते थे, साधारण काम करते थे ना, सिंपल काम करते थे या सिंपल काम काज में क्या थे, संलग्न थे, जुड़े हुए थे। और क्या करते थे, रहते थे कैसे, इंडिपेंडेंटली, आजादी से रहा करते थे। Thus they enjoy true home rule, और इसीलिए उन लोगों ने क्या करा, जो होम रूल है, जो स्वराज्य है, उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अब देखिए यहां पर इसका अर्थ यही है कि हम परतंत्र नहीं थे, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं थे। हम लोग पूरी तरीके से क्या सोचते थे, हम लोग पूरी तरीके से इस बात पर एक विचार विमर्श करके रखते थे, डेलिब्रेशन करते थे कि हम अगर देश में रह रहे हैं तो हमारा शासन स्वयं पर ही रहेगा, है ना। हम लोग खुद को शासन करेंगे, खुद को रूल करेंगे, खुद पर ही हम क्या करने वाले हैं, अभ्यास करेंगे, लेकिन हम किसी और सॉवरेन संप्रभु के द्वारा कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो इंडिपेंडेंट थे, आज़ादी से रहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हम लोगों से हमारा होम रूल छीनने का प्रयास करा और हमको क्या बना दिया, हमको स्लेव बना दिया। अब यहां पर दिया है B2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, पेज नंबर 10। अब हम पेज नंबर 10 खोलेंगे ना। अब आप लोग क्या करिए, अपनी बुक्स के जो पेज नंबर 10 है उसको ओपन करिए, वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब इस क्वेश्चन को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हो सकता है, संभावना है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अब ऑथर के अनुसार अगर हम बात करते हैं, लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है। तो अब देखिए, सबसे पहली चीज तो यहां पर आपको इस बात को समझना होगा डियर स्टूडेंट्स, कि जब भी हम बात करते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन की, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, आधुनिक ना। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, और सभ्यता सिविलाइजेशन। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो आज के समय में जो आधुनिक सभ्यता है हमारी, वो बहुत आगे चली जा रही है। कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है। हम मटेरियलिज्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे घर बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग बहुत तरक्की करते जा रहे हैं ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा स्पिरिचुअल फैक्टर जो है वो पीछे है। तो हमें बताना है ऑथर के अनुसार, हमारे अनुसार तो ठीक है, लेकिन ऑथर के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू गांधी, अगर हम गांधी जी की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म एंड वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, अगर मैं बात करूं गांधी जी की, तो कहीं ना कहीं जो हमारा आधुनिक सिविलाइजेशन है ना, जो सभ्यता है, वो क्या है, पूजा है किसकी, मटेरियलिज्म की। मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है, भौतिकता। वायलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा। और ब्रूटैलिटी, यानी अगर हम ब्रूटैलिटी की बात करें तो बहुत बुरे तरीके से मारते ना, बुरापन, ब्रूटैलिटी की बात होती है, ब्रूट जानवरपन की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर गांधी जी के अनुसार यही है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म के कारण क्या होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, किसके लिए, मनी के लिए, धन के लिए, चीज़ों के लिए। और हमारे बीच में क्या फैलती है, वैमनस्यता फैलती है, हम लोग अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाते। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन। जो हमारे कंट्रीमैन है ना, हमारे जो देश के रहने वाले लोग हैं, उनको जो ऑथर है वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना, कि किस तरह से उनको डील करना है मॉडर्न सिविलाइजेशन को। तो यहां पर ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहे हैं कंट्रीमैन को, किसके बारे में, कि कैसे हमको मॉडर्न सिविलाइजेशन से क्या करना, डीलिंग करनी। डील का मतलब क्या होता है, आपने महसूस किया होगा ना कि आप लोगों ने सुना होगा कंटेंट राइटर्स जो होते हैं या जो लोग बनाते हैं, या आप एक और उदाहरण ले सकते हो कि आप कहीं पर जा रहे हो, है ना, और आपका मोबाइल ख़राब हो गया या सिम में इशू आया, तो आपने कॉल लगाया कस्टमर केयर सर्विस को, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। डील का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से कंट्रीमैन को डील करना है ना, नियोजन करना है क्या मॉडर्न सिविलाइजेशन को, तो वो बात यहाँ पर आती है।
गांधी पॉइंट आउट दैट द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग। यहां कहा जा रहा है कि गांधी जी पॉइंट आउट करते हैं, यानी इशारा करते हैं किसकी, इसकी, कि जो टेंडेंसी है इंडियन सिविलाइजेशन की इंडियन सिविलाइजेशन की जो प्रवृत्ति है, इज नॉट एलिवेट, इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग। यहां पर हमको क्या करना है, मॉरल बीइंग को ऊपर उठाना है। बट दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोर्टैलिटी। अब ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। स्वाभाविक है कि गांधी जी यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम सभ्यता की बात करते हैं ना, तो हमारी सभ्यता कहीं ना कहीं हमको ऊपर उठाना चाहती है, ऊपर उठना चाहते हैं हम लोग, एलिवेट करना चाहते हैं मॉरल बीइंग को, नैतिक लोगों की बात हो रही है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर जो है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रोपोगेट करता है। किसको प्रोपोगेट करता है, इमॉर्टैलिटी को बढ़ावा देता है। किसको, इमॉर्टैलिटी को। इमॉर्टैलिटी का मतलब अनैतिकता होता है। He asked his countrymen to cling to the civilization. वे अपने कंट्रीमैन यानी अपने लोगों से ये कहते हैं कि हमें चिपके रहना है सिविलाइजेशन से, बट शन द मॉडर्न सिविलाइजेशन एट ऑल कॉस्ट। और क्या करना है, शन करना है, अलग करके रखना है। यार हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शन द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी हमको उसको अलग करके रखना है और साथ ही हमको स्ट्रेट खड़े होना है वहां पर, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो ना, उसको हमको हटा के रख देना है, उस पर हमको ध्यान ही नहीं रखना है। तो यहां पर इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा उठ रही होगी, और वह जिज्ञासा यह होगी कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमको डील तो करना है मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ, लेकिन ऑथर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो वो वाला सिविलाइजेशन जो है, कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो प्रोपोगेट क्यों करता है इमॉर्टैलिटी। तो यहाँ पर प्रोपोगेट क्यों करता है इमॉर्टैलिटी, इसका अर्थ साफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो हैं या वहाँ पर रहने वाले लोग जो है ना, वे लोग क्या करते हैं, वो मटेरियलिज्म की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। और मटेरियलिज्म क्या करता है, लोगों से गलत काम भी करवाता, अनैतिक कार्य करवाता है। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, अश्लील साहित्य हो गया है ना, तो कृत्रिम चीज़ें हो गई, आर्टिफिशियल चीज़ों के बारे में बात, तो यहाँ पर प्रोपोगेट करता, अनैतिकता को बताता है। हमें क्या करना, हमें स्ट्रेट खड़े होना है, किसके सामने, मॉडर्न सिविलाइजेशन के सामने, है ना। हमको क्या करना है, अपने आप को अलग करके रखना है। किससे अलग करना है, सिविलाइजेशन से, हर एक कीमत पे। यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है, यानी हर एक कीमत पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यहां बोला जा रहा है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब डिस्टिंग्विशिंग का मतलब क्या होता है ना, अलग, अंतर करना ना, क्या अंतर करता है ना, क्या अंतर करने वाला, अलग करने वाला विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन की ना। तो हमको यहां पर ये बतानी, विशेषता बतानी जो अलग कर रही है उसको। तो यहां पर हम उत्तर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी, अगर हम गांधी की बात करें, इनडेफिनेट मल्टीप्लिसिटी, यहां पर कहा जा रहा है इनडेफिनेट मल्टीप्लिसिटी। अब इसका अर्थ क्या होगा, अब देखिए अनिश्चित, और मल्टीप्लिसिटी का मतलब बढ़ना ना। तो गांधी यहां पर यही कहते हैं जो अनिश्चित बढ़ना है, किसका, ह्यूमन वांट्स का, इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक। वही क्या है, वही एक अलग करने वाला विशेषता है मॉडर्न सिविलाइजेशन को। वो कहीं ना कहीं क्या करता है, हमको अलग कर देता है, हमारी सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन में अंतर कर देता है। अब आप बोलोगे सर इनडेफिनेट मल्टीप्लिसिटी को और डेप्थ में कैसे समझें। देखिए क्या होता है, अगर आपकी आस, आपकी तमन्ना जो है वो बढ़ते चले जाए, अत्यधिक होते जाए और मल्टीप्लाई होते जाए, हमें और चाहिए और चाहिए और करना है, वो भी ये भी सब कुछ मिल जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या अनिश्चितता आ जाएगी। निश्चित नहीं, सर्टेन नहीं है वो चीज़, इनडेफिनेट है वो, सर्टेन नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। तो गांधी हमको यही समझाते हैं कि जो बढ़ोतरी है हमारी इच्छाओं में, वो कहीं ना कहीं बता रही है, अलग से डिस्टिंग्विश कर रही है कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्न सिविलाइजेशन का, यानी उसका सिविलाइजेशन का मेन एम ही यह है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर परसीव डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन हाउ। अब आप बोलोगे सर यहाँ परसीव्ड का मतलब क्या होता है। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और अचानक से मैंने भाप लिया कि खतरा है, परसीव कर लिया।
ठीक है। तो इस चीज को इस तरह से लो कि मैंने समझ लिया पहले ही क्या डेंजर है, किससे, मॉडर्न सिविलाइजेशन से। तो हमारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यता है, उसको किस तरह से ऑथर ने ऑलरेडी समझ लिया, परसीव कर लिया, और कैसे कर लिया। गांधी बिलीव्ड दैट, गांधी ऐसा विश्वास करते थे दैट द इन्वेंशंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो इन्वेंशन है किसका, मॉडर्न सिविलाइजेशन का, वर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट दे कुड गिव। यानी यहां पर इसका अर्थ ये निकल कर आ रहा है, अब देखिए रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, और मैडनिंग का मतलब होता है पागल कर देना। तो यहां पर अर्थ साफ साफ ये निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं, इतने सारे आविष्कार हुए हैं कि हम उसके लिए पागल हो रहे हैं, ठीक है। इफ दे आर नॉट रेजिस्टेड, और अगर उनको रोका नहीं जाता, वी वुड बाटर आर परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लेजर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं बार्टर कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, क्या, अपना जो परमानेंट हैप्पीनेस है, शाश्वत अच्छाई है, उसको किससे, पल भर के आनंद के लिए। समझ रहे हो, शाश्वत, गुड, परमानेंट का मतलब शाश्वत ना, तो ये परनियल कह सकते हो आप उसको। तो जो हमेशा विद्यमान रहने वाली अच्छाई है, मोमेंटरी प्लेजर है, वो चीज क्या होगी, जल्द से जल्द हमारे पास से हट जाएगी। और कहां चली जाएगी, उनके हाथों में चली जाएगी। अर्थ साफ है कि अगर हम लोगों ने अभी प्रतिबंध नहीं लगाया तो हम क्या करेंगे, हम एक क्षणिक सुख ले लेंगे, क्षणिक सुख की बात हो रही है, और जो हमारा शाश्वत सुख है वो हमसे छिन जाएगा, और शाश्वत सुख है हमारा स्पिरिचुअलिज्म। तो यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से ऑथर ने बताया है कि क्या डेंजर है। तो यहां पर डेंजर यही है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आधुनिक युग है, आधुनिक सिविलाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा क्या है, पागल हो रहा है। किसके प्रति, किसके प्रति, इन चीजों के प्रति, इन्वेंशन के प्रति, इसलिए हम इसको रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे। अब यहां दिया है क्वेश्चन 5, व्हाट डज ऑथर प्रेफर टू मटेरियलिज्म। अच्छा, अब मटेरियलिज्म के ऊपर हमारे ऑथर क्या पसंद करते हैं ना, उनकी पसंद मटेरियलिज्म तो नहीं है, तो उसके ऊपर क्या है उनकी पसंद। द ऑथर प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, है ना, यहां पर स्पिरिचुअलिज्म को वो ज्यादा तवज्जो देते हैं मटेरियलिज्म से ज्यादा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, स्पिरिचुअलिज्म में ऐसी क्या खासियत है कि स्पिरिचुअलिज्म को भी वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा फोकस कर रहे हैं उस पर। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि स्पिरिचुअलिज्म जो है वो भारत की देन है। अगर आप भारत भूमि पर आओगे तो आप महसूस कर पाओगे कि भारत भूमि तपोभूमि मानी गई है। यहाँ लोग तपस्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, भगवान से कनेक्शन बनाते हैं, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म हमको ऊपर उठाता है, एलिवेट करता है। क्वेश्चन 6, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। हमारा जो सिविलाइजेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। Our civilization depend not on multiplying our demands but on restricting them। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी सभ्यता है वो कहीं ना कहीं निर्भर करती है, किस पर नहीं, मल्टीप्लाइंग आवर डिमांड्स ना। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी डिमांड बहुत बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। बढ़ने पे हम लोग ध्यान नहीं देते, गुणा पे नहीं ध्यान देते कि हमारी इच्छाओं को गुणा होते जाए ना, पर हम सोचते हैं कि कैसे उनको रेस्ट्रिक्ट करें। हम लोगों के यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स, जो भारत भूमि है, कहीं ना कहीं भारत भूमि बहुत अच्छे तरीके से इस बात पे ध्यान देती है कि कैसे हमको रोकना है, क्या रोकना है हमको, हमको रोकना है, क्या रोकना है हमको, हमारी इच्छा। अब हमको हर चीज नहीं करनी, हमको हर चीज को गुणा नहीं करना, हमें इच्छाओं का क्या नहीं करना, गुणा नहीं करना, गुणा करके वापस एक इच्छा नहीं बनानी हमको। हम चाहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं वो लिमिटेड रहें। हाँ, अच्छी चीजें हमको करनी है, हमको अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है, लेकिन हमको रेस्ट्रिक्ट करना उन्हीं चीजों को, लेकिन हमको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बढ़ाना नहीं है। तो वही चीज है यहाँ पर, यही चीज आपसे कही जा रही है। इसी चीज को आप समझो, इस चीज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डिमांड्स क्या होती है, हमारी बहुत सारी डिमांड होती है जिंदगी में। मुझे तो ये चाहिए,
ना। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी है, उसके पास बहुत अच्छी कार है, शेरवले नाम की कार है, हरी रंग की। उसने बोला कि नहीं, मुझे तो इससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए, तो उसने एक और गाड़ी खरीद ली, ठीक है, उससे अच्छी गाड़ी खरीद ली उसने, और उससे भी अच्छी गाड़ी खरीदी, जो लेते जाता था। और एक दिन ऐसा आया उसके पास पैसे ही नहीं बचे। तो अपनी डिमांड को बढ़ाने के चक्कर में गरीब नहीं होना हमें इतनी डिमांड नहीं बढ़ानी, अपनी इच्छाओं को पर्वतों पे नहीं चढ़ा देना है ना, कि हम लोग उसको फिर उसके तले, बोझ तले ही दब जाएं। तो वही चीज जो है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने उन लोगों को समझाई भी थी। वॉट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। अगर मैं सिविलाइजेशन की बात करता हूं, अगर हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, तो सही अर्थों में सिविलाइजेशन क्या है? सही अर्थों में ना, रियल सेंस का मतलब यहां क्या निकल कर आता है? सही अर्थों में ना, रियल सेंस ऑफ टर्म, आप समझ जाइए, इनको कनेक्ट करिए, रियल सेंस ऑफ द टर्म। तो यहां पर क्या निकल कर आ रहा है? सही अर्थों में। सही अर्थों में अगर हम बात करें तो सिविलाइजेशन क्या है ना, हमारा सभ्यता क्या है, तो वह चीज हम देखते हैं। इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सिविलाइजेशन मीन्स डेलिब्रेट वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स। स्वाभाविक है, सिविलाइजेशन का अर्थ साफ साफ ये है कि हमको क्या करना है, अपनी इच्छाओं को स्वैच्छिक तरीके से, स्वयं ना, स्वैच्छिक बोलो, खुद से या स्वयं क्या करना है, हटाना है, रेस्ट्रिक्शन करना है उन पर, है ना। सिविलाइजेशन मीन्स डेलिब्रेट। अब बोलोगे आप डेलिब्रेट क्या होता है? बातचीत करना ना, चिंतन करते हुए हमको स्वैच्छिक तरीके से क्या करना, प्रतिबंध लगाना है। किस पर? हमारी इच्छाओं पर। अब आप बोलोगे सर ये कैसी डेफिनेशन हो गई सिविलाइजेशन की? तो यही सही है। देखिए, आप अगर इतने सारे, आपने सुना होगा ना, मान लो कि अगर एक फैमिली है और वो 100 बच्चे पैदा करे तो क्या चलेगा? आप सोच सकते हो कि एक ही घर में अगर एक आदमी है और बहुत सारी महिलाओं से शादी करे, बहुत सारे बच्चे वो बनाए, पॉपुलेशन बढ़ाए, अगर एक एक फैमिली में प्रचलन चल जाए कि नहीं आज से ऐसा करते हैं कि हर एक घर में लड़का क्या कर सकता है, 4-4 शादी कर सकता है वो, ठीक है, और 4-4 शादी करके वो रख सकता है, और बच्चों की उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, 1-2 साल में आप देखोगे पूरा एक सिटी बन जाएगा आपका एरिया, पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस हमारी इच्छाओं पे भी होना चाहिए, हम उन चीजों को समझें। अब यही बात पॉपुलेशन को लेकर ही नहीं होती, यहां पर बात होती है खाने पीने को भी लेकर। अब मान लो कि आपको मंचूरियन अच्छा लगता है, आपने आज खाया, अब आप रोज मंचूरियन खाओगे और उससे भी अच्छा अच्छा आप मंगवाओ थाईलैंड से, उससे, यहां से, वहां से, एक दिन ऐसा होगा आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो सिविलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं इच्छा जो होती है ना, उससे वो जल जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि ज्यादा सिविलाइजेशन में अगर हम चीजों को थोपेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा कहा जाता है कि जब आर्यन आए थे तो वो खत्म हो गया, या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बाढ़ आ गई तो वो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन का अंत तो होता ही है कुछ जगहों पे, लेकिन उसके जो अंश हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं। देखिए, भारतीय सिविलाइजेशन ऐसा है जो हमेशा से विद्यमान रहा है और हिंदुइज्म ने उसको बढ़ावा दिया और कहीं ना कहीं जो इच्छाएं हैं उनको प्रतिबंधित किया गया। तो अब आप लोग इस बात को समझ जाइए कि रियल सेंस की अगर हम बात करें सही अर्थों में, तो हमको क्या करना है, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना है। अब अगर मैं इच्छाओं पर काबू पा लूं तो क्या होगा? सबसे पहली चीज होगी शांति प्राप्त होगी आपको। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं, अगर आप टीचर हो, चलो आप प्रोफेसर बन गए, अब आप प्रिंसिपल भी बन गए, अब ये बोलोगे नहीं मुझे तो पूरी दुनिया के प्रिंसिपल बनना है, मैं तो पूरे स्कूलों की प्रिंसिपल बन जाऊं, कितना अच्छा रहेगा, आपको सब भगा देंगे, बोलेंगे देखो और भी लोग हैं। तो दुनिया में आकर आपको ये चीज नहीं करनी, आपको दुनिया में आकर अपने आप पर अंकुश लगाना है। जो व्यक्ति अपने आप पर अंकुश लगाता है वो क्या कहलाता है? उसी को ही हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अगर आपने गीता का अध्ययन किया होगा, गीता के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ आदमी की वही लक्षण होते हैं जो व्यक्ति क्या करता है, चलते फिरते सोते हर एक स्थिति में मेरा ध्यान करता है और अपनी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगा के रखता है। अर्थात ऐसा नहीं कि अपने सेंसेस के अनुसार चल रहा है। अब जैसे अभी आइसक्रीम खाया, फिर उसके बाद उसको मंचूरियन खाना है, सब कुछ खा लिया उसने और पेट खराब हो गया, ठीक है, उसने आंखों से इतना देख लिया कि उसकी आंखें खराब हो जाए। तो जहां पर आप सेंसेस का ध्यान नहीं रखोगे वो सेंसेस ही आपका जीवन है।
इसलिए इंद्रिय निग्रह जो है, हम बोलते हैं ना अनुशासन, हम बोलते हैं अनुशासन। तो हमको क्या करना है, हमको अनुशासन रखना है अपने जीवन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ यहां पर हमने क्या करा, हमने हमारी एक्सरसाइज का पार्ट 1 जो है वो कवर कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने सीखी, बहुत सारी चीजें जो है हमने जानी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार 12th स्टैंडर्ड में आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, बहुत कुछ ऐड करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स में। अगर इसके अलावा भी और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप एक बार मेरे को जरूर बताइएगा। एक और अन्य जानकारी, हम आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो देते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख सकते हैं हमारे सारे टॉप कोर्सेज यहां पर मेंशन्ड हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।